स्टार्ट करते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें फर्स्ट यूनिट जो आती है वो हमारे पास आप देख रहे होंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स वो जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है हम उन्हें नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नीचे कमेंट कर देना अपना नंबर, हम आपको या फिर अपनी जीमेल आईडी डाल सकते हैं, हम आपको नोट्स व्हाट्सअप कर देंगे। वरना अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे आप नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको दिख रही होगी, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में जान लीजिए, अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र का हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है, देखिए अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि राज्य के अंदर किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, यानी हमारे यहाँ पर कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। सरकार ये किस तरीके से अध्ययन करती है कि हमारे यहाँ पर कैसे कार्य चल रहे हैं, बाजार में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तथा कितनी वस्तुओं का हम विक्रय कर रहे हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। आपने 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, तो अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं जो आपको ऐसे दिख रही होंगी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के साथ में जो हमारा सह संबंध आता है बाजार, उत्पादन और श्रम, तो आपको दिख रहा होगा बाजार में क्या होता है, बाजार में जितना उत्पादन हुआ है या श्रम बाजार किस तरीके से चल रहा है, पूंजी बाजार यानी पूंजी कितनी बाजार के अंदर खर्च हो रही है, और उपभोग एवं पूंजीगत सेवाएं किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सब के बारे में हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि हम राज्य के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है हम उसका अध्ययन कर सकें। तो इसमें हम अर्थशास्त्र के अंदर गणित का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपको गणित के बारे में आप पता चल गया, गणित का नाम सुनते ही सबके सर में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो गणित वैसे वाली गणित नहीं है कि हम x² - 3x, तो आपके पास जो दिख रहा होगा गणित की हमारी नॉर्मल पुरानी वाली हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो संख्या आ जाती है आपको दिखेगी, सबसे पहली संख्या आ जाती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो हमारी 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, तो उनको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। उसके पहले वाली आती है जिसमें हम 0 को भी ऐड कर लें, वो होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। उसके बाद में आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। उसके बाद में आती हैं हमारी पूर्णांक। क्या होते हैं पूर्णांक, हमें पता है माइनस और प्लस दोनों, हम देखें माइनस और प्लस दोनों को अगर हम एक बॉक्स में डाल दें तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक वो होगा। उसी के साथ में आती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम जानते ही हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स इंग्लिश में। परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जो हमारी बटे की फॉर्म में लिखी होती हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी, ओके, इस फॉर्म में लिखी होती है हमारी परिमेय संख्याएं। अब उसी के साथ में आती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह ऐसी संख्या होती हैं वो भी बटे की फॉर्म में लेते हैं। अब आएगी प्रॉब्लम, इनमें अंतर क्या होता है, एक होती है टर्मिनेटिंग नंबर, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डिवाइड करने पर वो पूरा टर्मिनेट हो जाता है, कट जाती हैं पूरी, उनको बोलते हैं परिमेय। और जो टर्मिनेटिंग नहीं होती, रिपीटिंग चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो आती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। अब उसके साथ में ये आ गया हमारा गणित का इस्तेमाल। हमने संख्याओं के बारे में तो पढ़ लिया, अब गणित का इस्तेमाल करते क्यों है। अर्थशास्त्र के अंदर हमें क्या करना होता है, एक टेबल तैयार करनी होती है जो आपको ये ऐसे दिख रही होगी। अब किसी भी एक टेबल को तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें गिनतियों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आंकड़ों की, संख्याओं की, अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे, तो वही तो गणित का इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके साथ में आती है अंकगणितीय सक्रियाएं। अब ये अंकगणितीय सक्रियाएं क्या होता है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। अंकगणितीय सक्रियाएं क्या होता है, आपने देखा होगा माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, घात, घन, वर्ग, हम इन सब के बारे में जानते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं, कहीं -2 तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 0। इट मीन्स क्या हुआ, 2 के साथ में माइनस की सक्रिया हुई है। इसमें क्या हुआ है, 2 के साथ में माइनस की सक्रिया हुई है, जिस वजह से हमारा आंसर जैसा निकल कर आया है 0। क्लियर। अगर हम देखें 5 + 2
तो यहाँ पर कैसी हो रही है, प्लस की अंकगणितीय सक्रियाएं, जहाँ पर प्लस की अंकगणितीय सक्रियाएं हुई है, जिससे क्या हो गया +5 + 2 हमारा बन गया 7। क्लियर। अब ऐसी मल्टीप्लाई, ऐसी घात और ऐसी घन और मूल है, सभी का यूजेस अगर पावर देखें तो पावर खोल देंगे, हमारी पावर की सक्रिया हो गई। ठीक है, उसके साथ में आते हैं चर। अगला टॉपिक जो आ गया हमारे पास चर और अचर। ठीक है, चर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चर क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा है x, और थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, x - 14 = 0 आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, हम देखते हुए आए हैं लीनियर इक्वेशन, 9th क्लास में पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, पॉलिनोमियल के नाम से। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमें पहले ही बताया जाता है हमारे पास जो x और y है ये हमारे क्या है, वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, या फिर हिंदी में चर। इनके मान जो है बदलता रहता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, चर, और इंग्लिश में इनको वेरिएबल। क्लियर। और जो इनके साथ वाले होते हैं कोफिशिएंट और कांस्टेंट, जिनका मान बिल्कुल स्थिर रहता है, जिनका मान बिल्कुल स्थिर रहता है, उनको बोलते हैं हम अचर। यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, उनको बोलते हैं हम अचर। क्लियर सभी को। ओके, उसके बाद में अगला टॉपिक आता क्या है, समुच्चय। समुच्चय को हम जान लेते हैं, समुच्चय होता क्या है। समुच्चय से अभिप्राय एक ऐसे समूह से है जिसमें एक ही कैटेगरी के लोग आते हैं। जैसे कि क्या हुआ, अगर हम एक एज वाले यानी 65 की एज वाले कितने लोग रहते हैं हमारे इस क्षेत्र के अंदर, उन सबको काउंट करें तो वो सब क्या होगा, हमारा समुच्चय कहलाएगा। ऐसी फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, हमारे पास देखें, हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के जानवर हैं। इसमें डॉग है, बिल्ली है, डॉग है, कैट है, हॉर्स है, एलिफेंट है। इन सबको अगर हम काउंट कर लें, एक जगह ले आए या एक प्लेस पर रख लें, तो ये क्या कहलाएंगे, जानवरों का समुच्चय। अब समझ में आ गया। यानी एक ही कैटेगरी के लोगों को हमने एक जगह एकत्रित करना, उनको बोलते हैं हम समुच्चय। समुच्चय या समूह, समुच्चय का समूह। ठीक है, उसके साथ में आता है हमारा अंतराल। अंतराल क्या होता है उसको ध्यान में दे लेते हैं। अंतराल से क्या अभिप्राय है, अंतराल होता है किसी दो संख्याओं या फिर किसी एक जगह के बीच का गैप को हम क्या बोलते हैं, अंतराल। इतना क्लियर है। अब जैसे हम क्या करें, अब इस अंतराल को समझ में आ गया, अब अंतराल कहाँ से कहाँ तक का लेना है इसको भी ध्यान में दे लेते हैं। तो एक माना सपोज के लेकर हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एक समुच्चय समूह ले लिया, यानी क्या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय समूह ले लिया। तो सबसे पहले जो अंतराल है उसका नाम है हमारा संवृत्त अंतराल। संवृत्त अंतराल के अंदर हम क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं को काउंट करते हैं। ठीक है, यानी हमने जो ग्रुप लिया है 1 से 10 तक का ग्रुप लिया था, हमने 1 और 10 के बीच की संख्या और 1 और 10 को, तीनों को, यानी हमने टोटल को हमने काउंट करा है संवृत्त अंतराल के अंदर, उसको बोलते हैं संवृत्त अंतराल। उसके साथ में आता है फिर अर्धवृत्त अंतराल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, केवल शुरू वाली संख्या को नहीं गिनते, 2 से शुरू करते हैं सीधा लास्ट तक, 2 से लेकर हमने 10 तक की संख्याओं को काउंट करा, वो आता है हमारा अर्धवृत्त अंतराल के अंदर। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है हमारा अर्धविरल अंतराल। अर्धविरल अंतराल वह अंतराल होता है जिसके अंदर हम लास्ट वाले को काउंट नहीं करते, केवल फर्स्ट वाले से लेकर लास्ट के पहले वाले तक, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम काउंट करेंगे अपने समूह के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अर्धविरल अंतराल। ओके, तो ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में हमारे पास चर आ जाता है। चर वही है जो हमने डिस्कस किया है, जिसका चर। उसके बाद आता है हमारे पास गणित का प्रयोग हम अर्थशास्त्र के अंदर क्यों करते हैं। सबसे मेन चीज, गणित का प्रयोग हम अर्थशास्त्र के अंदर क्यों करते हैं। भाई देखो, हमें कोई अगर टेबल भी क्रिएट करनी होगी या कोई हमें आंकड़ा बनाना होगा, किसी बाजार के बारे में जानना है कि कितनी वस्तु का उत्पादन हुआ है या कितनी वस्तु हमारी उत्पादन के लिए अभी प्रक्रिया में चल रही है, यानी प्रोसेस में है, उन सबको हमें क्या करना होगा, गणित के रूप में दिखाना ही होगा। ना चाहते हुए भी हमें गणित का इस्तेमाल करना ही होगा वहां पर। तो इसमें क्या होता है, हमें गणित का प्रयोग करना होगा। क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें कितने स्तर पर हमारा कार्य हो गया है उसे दिखाने के लिए हमें गणित का इस्तेमाल करना जरूरी है। श्रम या बाजार की कितनी आवश्यकता है, बाजार के अंदर कितनी
वस्तु का उत्पादन हो रहा है तथा कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो चुका है, ये दिखाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, गणित का प्रयोग करना होता है अर्थशास्त्र के अंदर। तो ये वाला क्लियर। तो मेनली यही सब चीजें हैं हमें अर्थशास्त्र के अंदर गणित के प्रयोग के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो वीडियो आने वाली है समुच्चय का सिद्धांत, वो मेन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए पहले हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें लगे कि कोई हमसे जुड़ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।